अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि हमने अभी तक पढ़ा है डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड्स तक। इसके बाद हमने अभी स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस के बीच का एक छोटा सा रिलेशनशिप है। पहले तो आपको स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स है क्या है? एक तरह से सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तीन तरह के होते हैं ये। एक तो होते हैं नॉन आयनिक टाइप, एक होते हैं एनाइनिक टाइप, और एक होते हैं क्लेज, ठीक है। नॉन आयनिक टाइप में जो आपके पास एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट है वो है मिथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ये यूजुअली आई ड्रॉप्स में भी हम यूज़ करते हैं। और एनाइनिक टाइप जो होते हैं उसमें सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है और कार्बापोल है। और क्लेज में हमारे पास है बेंटोनाइड। ये एग्जाम्पल है सिंपल। अब स्ट्रक्चर व्हीकल्स हम यूजुअली वो वाले यूज़ करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो रियोलॉजी में या तो वो स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं या प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। और हमारी जो एक टेंडेंसी होती है, हमारी जो एक डिज़ायर होती है कि हमारी सस्पेंशन जो है वो थिक्सोट्रॉपी शो करनी चाहिए उसको। ऐसा क्यों है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक बिहेवियर क्या है, सूडोप्लास्टिक बिहेवियर क्या है। आपको याद होगा कि प्लास्टिक बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसमें पहले जब आप इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसके साथ एकदम से विस्कोसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है किसी भी सिस्टम की, ठीक है। तो जब आप एक इस लिमिट तक यील्ड वैल्यू जब आ जाती है तो उसके बाद जो है एकदम से विस्कोसिटी बढ़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। शियर स्ट्रेस, शियर रेट का जो था ये रिलेशन था, आप इसको रिकॉल कर लेंगे एक बार बुक से। सिमिलर इन द केस ऑफ सूडोप्लास्टिक, उसमें क्या था, पॉलीमर चेंज जो हैं जब आप धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो एक लाइन में अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप अप्लाई करते हो तो वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हो वैसे वैसे विस्कोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होगा इनमें, ठीक है। और थिक्सोट्रोपी में क्या था? थिक्सोट्रोपी को हम और क्या बोलते हैं? शेयर थिनिंग सिस्टम। शेयर थिनिंग सिस्टम में क्या होता है, पहले तो जब एक सस्पेंशन स्टोरेज पे है, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी जेल लाइक कंसिस्टेंसी में है। तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे अच्छे से, क्योंकि जेल लाइक कंसिस्टेंसी है और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स इजीली सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। और ये किस में ज़्यादा होता है? ये डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही हमने उसको शेक किया तो क्या हुआ, पार्टिकल्स सोल स्टेट में आ गए। जो डिस्पर्जन है वो सोल स्टेट में आ गई। उससे क्या हुआ, आप इजीली उसको पोर कर सकते हैं कहीं, मतलब कंटेनर से निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन जब आप उसको वैसे ही रेस्ट पे छोड़ देंगे तो वो फिर से क्या है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी को अचीव कर लेगी और आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करेगी। तो हमें थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर शो करवाने वाले स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स चाहिए होते हैं किसी भी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको मैंने इसका सिग्निफिकेंस समझा दिया कि क्यों हमें वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स चाहिए कि जिसके कारण हमारे को एक थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर मिले, ताकि पहले जेल स्टोरेज पे, फिर जब शेक किया तो सोल स्टेट में, और जब फिर से हमने रेस्ट पे छोड़ा तो जेल स्टेट में, ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन होके केक फॉर्मेशन ना कर दें, ठीक है। इसके बाद हम जो हैं स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स बनाते कैसे हैं? यूजुअली जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स हैं ज़्यादातर बनते हैं हाइड्रोकोलाइड से। अब हाइड्रोकोलाइड से ही क्यों बनते हैं, किसी और चीज़ से क्यों नहीं बनते? क्योंकि हाइड्रोकोलाइड जो है ना, एक तो वो वाटर में इजीली हाइड्रेटेड हो जाते हैं, साथ में वो क्या है, स्वेल हो जाते हैं। मतलब एक छोटी क्वांटिटी ही आपको क्या करेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर देगी। बल्कनेस जो है वो ज़्यादा छोटी कंसंट्रेशन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि उनकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, वो एक ज़्यादा डिग्री तक स्वेल करते हैं। तो उससे क्या है, आपकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा मिल जाती है लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और साथ में ये चार्जेस को स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है हाइड्रोकोलाइड्स। अब बात ये है कि जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए कि सस्पेंडिंग एजेंट की, या फिर हम इसको स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बोलें, तो इसकी हमें कितनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है जी विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल पे। विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल पे कैसे डिपेंड करेगी?
जब आपका जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें अमाउंट जो है पार्टिकल्स का वो ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा विस्कोसिटी पाने के लिए अमाउंट भी ज़्यादा डालना पड़ेगा सस्पेंडिंग एजेंट का, ठीक है, ताकि हाई डिग्री ऑफ विस्कोसिटी आपको मिल पाए। और अमाउंट ऑफ सॉलिड, सिमिलरली अमाउंट ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका जो सस्पेंशन है आपने ओरल यूज़ के लिए बनाया है, तो नेचुरली उसमें जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंडेड, वो होंगे ज़्यादा क्वांटिटी में। तो उन ज़्यादा क्वांटिटी वाले पार्टिकल्स को सस्पेंडेड रखने के लिए आपको जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन में ही सस्पेंडिंग एजेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर सस्पेंशन को आपने पेरेंट्रल यूज़ के लिए बनाया है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, टोटल वॉल्यूम से कि 0.5% वेट बाय वॉल्यूम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप बेंटोनाइट जैसी क्ले यूज़ कर रहे हैं, तो यूजुअली उसकी कंसंट्रेशन रहती है यूज़ करने के लिए 2 से 5% वेट बाय वॉल्यूम। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सिस्टम है उसका पीएच और उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है जी। अब जो अगली बात हमने करनी है ना, वो करनी है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन वाली और कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन से रिलेटेड। अच्छा, कंट्रोल्ड फ्लॉकुलेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में कि होता क्या है, जब एक बार पार्टिकल्स प्रॉपरली वेट हो गए और डिस्पर्स हो गए, तो फ्लॉकुलेशन जो है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के, या सरफेक्टेंट्स को डाल के, या पॉलीमर्स को डाल के। तो इसमें क्या है, इस तरह से जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बनेगी, आपको पता है कि वो केक फॉर्मेशन होने से रोकती है। और जब वो सेडिमेंटेड हुई होते हैं पार्टिकल, तो एक बार शेक करो तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। ये एडवांटेज है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की। तो इसको बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स, सरफेक्टेंट्स और पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे हमारे को ये पता चलेगा कि हम कितने कंट्रोल्ड वे में एक सस्पेंशन बना रहे हैं, उसमें जो फ्लॉकुलेशन है वो कितनी करवानी है, किसकी कंसंट्रेशन से, इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन डालनी है, सरफेक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन डालनी है, पॉलीमर की कितनी कंसंट्रेशन डालनी है, कि वो एक्सेस में भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक है, ऑप्टिमम अमाउंट में होनी चाहिए। तभी आपके पास कैसी आएगी, आपकी जो फ्लॉकुलेशन है कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, ताकि आपकी एक प्रॉपर डिजायर्ड टाइप ऑफ सस्पेंशन बन पाए। तो इसमें बताया गया है कि जो पार्टिकल जितने भी डिस्पर्स्ड होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एक चार्ज जरूर रहता है, ठीक है। और अब आप ऐसे पार्टिकल्स को डिस्पर्स कराने के लिए, एक अच्छी सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप उसमें अपोजिट चार्ज का एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जिससे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। तो इसके थ्रू आपकी जो है सस्पेंशन बन जाएगी फ्लॉकुलेटेड वाली। इसको थोड़ा और डिटेल में ना समझने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग से डिस्कस करते हैं। कि समझ, मान लीजिए कि आपके पास ना एक बिस्मथ सब नाइट्रेट ये पानी में डिस्पर्स्ड है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि बिस्मथ पार्टिकल्स के पास एक लार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है उनके सरफेस पे, ठीक है। तो जब आपकी जो डिस्पर्जन है वो है ही बिस्मथ पार्टिकल्स की वाली है, तो उसमें ज़्यादातर जीटा पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको क्या दिखेगा कि वो आपस में रिपल्शन फोर्स को ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर आप ऐसे सिस्टम को एजिटेट भी करेंगे ना, तब भी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं और फ्लॉक्स बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनके सभी के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, सेम पॉजिटिव चार्ज है बिस्मथ का। तो आप ऐसे केस में फिर क्या करेंगे, उनको आप फ्लॉकुलेशन करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेंगे एक फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। और इस केस में फ्लॉकुलेटिंग एजेंट क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किस चीज़ का होगा, वो होगा मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट का, ठीक है। तो इसमें मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा फॉस्फेट आयंस वाला, जो कि जितने भी बिस्मथ के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जाके एड्जॉर्ब कर जाएगा, ठीक है। तो जब कुछ पार्टिकल्स के ऊपर, पहले तो आपने एक लिमिटेड कंसेंट्रेशन डाली ना फॉस्फेट आयंस की, ठीक है, मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट की जब आपने एक लिमिटेड कंसेंट्रेशन डाली,
तो उसने क्या किया, बिस्मथ पार्टिकल्स के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कुछ पार्टिकल्स के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो गई। तो आपके पास अब सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी आ गए, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी आ गए। तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फ्लॉक्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आपने कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ाई। जब आपने ये कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ाई तो जीटा पोटेंशियल और कम आ गया। तो वो जब जीरो के आसपास आएगा तो वो जो एरिया होगा उसमें सबसे ज़्यादा फ्लॉक्स बनेंगे। जब ना वो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा है ना वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्लॉकुलेशन उसी एरिया में होगी। उसको उस एरिया को हम बोलते हैं नॉन केकिंग जोन। लेकिन जब एक चार्ज ज़्यादा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उस दौरान क्या होगा, नेट चार्ज वो पॉजिटिव या नेगेटिव होने के कारण रिपल्सिव फोर्सेस आपस में पार्टिकल्स की ज़्यादा रहेंगी और वो जो है फ्लॉक्स नहीं बनाने देंगी। अब पहले तो आप क्या कर रहे थे, फॉस्फेट आयंस को एड्जॉर्ब करा रहे थे बिस्मथ आयंस के ऊपर। अब आपने क्या किया, फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो जितने भी बिस्मथ के पार्टिकल्स थे सबके ऊपर जाके फॉस्फेट के नेगेटिव चार्जेस क्या हुए, एड्जॉर्ब हो गए। तो अब जो नेट पॉजिटिव नेट जो था आपका, जो जीटा पोटेंशियल था, ये नेट सरफेस चार्ज था सस्पेंशन का, वो पहले था पॉजिटिव, लेकिन अब फॉस्फेट आयंस के एड्जॉर्ब होने के कारण नेट चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो सेम केस आ जाएगा कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी और फ्लॉकुलेशन नहीं होगी। फ्लॉकुलेशन कब होगी, जब हम कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल लेंगे, राइट। अब सिमिलरली जो है बात कर लो सरफेक्टेंट्स की। ठीक है, सरफेक्टेंट्स का काम क्या होता है कि वो इंटरफेशियल टेंशन जो है पार्टिकल्स की और मीडियम के बीच की, उसको कर देते हैं रिमूव, उसको कम कर देते हैं। तो वो एक तरह से वेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं और डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट जो है ना उसको हम बढ़ा दें, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट बढ़ाने से फ्रॉथ बन सकता है, ठीक है, और चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। तो इसके कारण भी हमें क्या चाहिए, ना तो हमने फ्रॉथ बनने देना ना चार्जेस डेवलप होने देने हैं। इसके लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट भी एक कंट्रोल्ड वे में रखनी है। तो हम अगर मान लो आयनिक सरफेक्टेंट यूज़ करते हैं, तो उनके जो है ना पार्टिकल्स, उनके जो हेड होंगे ना, देखो अब आपको पता है कि जो एक सरफेक्टेंट है उसमें एक हेड पोर्शन होगा और एक टेल पोर्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो हेड पोर्शन है वो सॉलिड सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर आयनिक सरफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके जो हेड है वो अटैच हो जाएगा सॉलिड सरफेस पे और उसकी जो टेल है वो आउटवर्ड जो है प्रोजेक्ट कर जाएगी। तो ये जब सभी पार्टिकल्स के साथ ऐसा होगा ना, तो टेल्स जो है वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट करके आपस में क्या कर देंगी, एक ब्रिज फॉर्मेशन कर देंगी। वो जो ब्रिज फॉर्मेशन होगी ना, वो काम करेगी फ्लॉक्यूल्स बनाने में, मतलब पार्टिकल्स को क्लोज ले आएगी और उसमें क्या है, एक तरह से बॉन्डिंग बनवा देगी, तो उसके फ्लॉक्स बन जाएंगे। इस तरह से सरफेक्टेंट्स हेल्प करते हैं एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बनाने में। अब पॉलीमर्स का एग्जांपल देख लो, पॉलीमर्स में क्या होता है, पॉलीमर्स में भी सिमिलरली ऐसा ही है कि एक तरह से ब्रिज फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। लेकिन पॉलीमर्स क्या है, लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है। तो वो भी क्या करती है कि पार्टिकल के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगी और ब्रिज फॉर्मेशंस कर देगी, जिसके कारण क्या है, आपकी फ्लॉक्यूल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम जैंथम गम को ले लें, राइट। इसमें बेसिकली इतना ही था, ये जो मेजरली हमने करना था अपने एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से और जो भी सस्पेंशन के चैप्टर में पढ़ने वाला था। बाद में इसके बाद एक फ्लॉकुलेशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि पार्टिकल्स जो हैं आपस में फ्लॉक्यूल्स बनाएंगे। जब फ्लॉक्यूल्स बन जाएंगे तो उन फ्लॉक्यूल्स को भी जब हम किसी सस्पेंडिंग एजेंट में डाल लेंगे तो वो क्या है, अलग से फर्दर पार्टिकल्स जो हैं फ्लॉक्स के ही सस्पेंशन वो बन जाएंगे। फ्लॉक्स एक तरह से पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेंगे और वो सेटल भी हो जाएंगे और इजिली रीडिस्पर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन द सस्पेंशन चैप्टर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इमल्शंस। थैंक यू।